नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने जीएस का पार्ट 2 लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। तो आप लोग बने रहिए इस पार्ट में क्योंकि इसमें करंट अफेयर के बेस्ड ऑन नॉलेज लेके आऊँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, पित्तरस संग्रहित होते हैं। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो पित्तरस जो संग्रहित होते हैं वह पित्ताशय में होते हैं और इसका जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है, यानी लीवर में निर्माण होता है और संग्रहित जो होता है वह गॉल ब्लेडर में होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मैं जानकारी लेके आऊँ। तो आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले बाइल जूस के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके हम लोग पित्तरस कहते हैं। मनुष्यों में यकृत द्वारा लगातार पित्त का उत्पादन होते रहता है और पित्ताशय की थैली में संग्रहित और केंद्रित होता है। भोजन के बाद यह संग्रहित पित्त पक्वाशय में चला जाता है जिसे डायडूनम भी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भोजन का जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो भोजन जो स्टार्ट होता है वो मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख से जब वह स्टार्ट होता है तो वह उसके बाद डायरेक्टली छोटी आंत में जाता है। देखिए यहाँ से मैं ये माध्यम से बता रहा हूँ, देखिएगा इसमें, क्योंकि बिना फिगर का ही आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं फिगर का यूज कर रहा हूँ। ये इस टाइप से होती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये बकल कैविटी, मान लीजिए यहाँ से खाना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर से ये खाना गया मुंह में, तो उसके द्वारा देखिए यहाँ पे ये जो आपका होता है, ये आपका यहाँ पे होता है पक्वाशय, जिसे हम लोग पित्तरस कहते हैं। और यहीं पे होता है लीवर, यहाँ से इस स्टोरेज होता है, उसके माध्यम से छोटी आंत में ये ट्रांसफर होता है। अब मैक्सिमम टर्म के लिए जो भोजन स्टोरेज होता है वह छोटी आंत में रहती है और बड़ी आंत के द्वारा वह एनस के माध्यम से वो बाहर स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये होता है भोजन का संवहन। अब देखिए, मनुष्यों में यकृत द्वारा लगातार पित्त का उत्पादन होता है और पित्ताशय की थैली में संग्रहित और केंद्रित होता है, यानी कि लीवर में हमेशा पित्त का निर्माण होते रहता है और ये जो जमा होता है वह पित्ताशय में होता है। भोजन के बाद यह संग्रहित पित्त पक्वाशय में छोड़ा जाता है। पित्ताशय की थैली में संरचना में 97% पानी होते हैं, 0.7% पित्त लवण होते हैं, 0.2% बिलीरुबिन होते हैं और 0.51 वसा होते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ बिलीरुबिन के बारे में। सबसे पहले आप लोग को ये जानिए बिलीरुबिन, यानी कि बिलीरुबिन की मात्रा जो होती है ना वह 0.2 होती है और 0.2 मात्रा होने की वजह से, यानी कि अगर किसी के बॉडी में अगर येलो कलर हो रहा है तो इस समझ उसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा है। यानी कि अगर लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो समझ जाइए आप लोग को जॉन्डिस हो गया। अगर जॉन्डिस होती है ना तो उसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, यानी शरीर में अगर पीलापन हो रहा तो समझ जाइए बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ रही है। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ डिस्कवर्ड द माउंट ऑफ डेड, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा दोस्तों, मृतकों के टीला की खोज किसने किया। तो मृतकों के टीला जिसे मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो की खोज किया है राखल दास बनर्जी, यानी इसका राइट आंसर होगा आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए इसके बारे में मैं ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, आर डी बनर्जी द्वारा मृतकों का टीला, जिसे हम लोग, देखिए यहाँ पे मैं इस स्टेप से बता रहा हूँ, मृतकों के टीला की खोज की है। इसे मोहनजोदाड़ो के रूप से भी जाना जाता है। यानी कि सबसे पहले आप लोग ये जानिए, अगर क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग उसके लिए एक ट्रिक में बताता हूँ, मौसी। आप लोग याद कर लीजिए मौसी, यानी जो मोहनजोदड़ो होता है ना वह सी से हो गया, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये क्वेश्चन बनता है। और मोहनजोदाड़ो की खोज जो किया था 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता को और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को जुड़वा शहर कहते हैं। यह किसने कहा था आप लोगों को पता है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो इसे भी आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन अगला ये रहा, इससे पहले कि मैं ऑपरेशन पूरा कर देता हूँ, देखिएगा। आर डी बनर्जी मृतकों के टीला की खोज किया, फिर दयाराम साहनी, तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा की खोज जो किया वह दयाराम साहनी ने किया था। अब 1921 में किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा जो है ना सिंधु नदी के पूरे तट पे स्थित है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे इसका रीजन ये ना, ये यहाँ पे सिंधु नदी पूरे के पूरे तरफ से घिरे हुए रहती है, पूरे ज़्यादा मात्रा में सिंधु नदी के पानी का बहाव होता है, इसलिए से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जिसकी खोज हड़प्पा सभ्यता के नाम से किया था और कारण 40 के नाम से किया गया था और इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब बात किया जाए, देखिए जॉन मार्शल, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा।
अब इसके माध्यम से मैं एक इसमें करंट अफेयर जोड़ना चाहता हूँ। देखिएगा, भारत का 40वां, याद रखिएगा, भारत का 40वां जो है ना, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस की बात की जाए ना, तो इसमें आ गया धौला वर्ल्ड हेरिटेज। सबसे पहले इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। अब देखिए, भारत का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत जो स्थल है ना, वह मोहनजोदाड़ो की, यानी कि आप लोग याद रखिए गुजरात का धौलावीरा को जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 40वां जो हेरिटेज प्लेस है ना, गुजरात का धौलावीरा है। ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा। और इसका जो खोज किया था 1967 में किया गया, 1967 में किया गया। तो ये चीज़ आप लोग किसके द्वारा किया गया? जेपी जोशी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है करंट अफेयर के लिहाज से, इसलिए मैंने आप लोग इसको जिक्र किया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, रानी गाय दिल्ली किस राज्य से थे? तो इसका सिंपल में आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह जो थे आपका नागालैंड से थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मैं पढ़ता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाल पक्रम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह मेघालय में होगा, यानी कि बाल पक्रम अभ्यारण्य जो है वो आपका मेघालय में है। अब मेघालय को हम लोग मेघों का नगर भी कहते हैं, अर्थात इसे बादलों का प्रदेश भी कहते हैं। इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में पूरा लिखने का प्रयास करूँ। बाल पक्रम दक्षिण गारो हिल्स जिले मेघालय में स्थित है। आप लोग को जैसा कि पता होगा, जो मेघालय होता है ना, वह 3 झील्स के लिए फेमस है, गारो, खासी, जयंता। तो उसी में आप लोग याद रखिएगा बाल पक्रम जो है ना, वह देखिए गारो गिल्स हिल्स जिले में स्थित है। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा। बाल पक्रम अपने वन आच्छादन कैनन शाह घाटी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक, अब देखिए पार्क में बलपाक्रम पठार और आसन्न जंगल भी शामिल है। यह क्षेत्र मेघालय के दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए मैं पूरे 360 के तौर पे लाया हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा केवल। देखिए ये मेघालय, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो असम को भी यहाँ पे स्पर्श करता है, यानी कि 7 जो सिस्टर। अब 7 सिस्टर का जो कंसेप्ट दिया गया था, ये आप लोग को पता होगा, यानी कि ज्योति राज बासु ने दिया था, जो कि कोलकाता के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा, 7 सिस्टर का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है दोस्तों, मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। संस्कृत में इसका नाम बादलों का निवास है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। संस्कृत में इसका क्या नाम है दोस्तों? बादलों का निवास होता है। ठीक है, और तो और मेघालय दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से और उत्तर में पूर्व में असम से घिरा हुआ है। असम ही मेघालय की सीमा को छूने वाला एकमात्र राज्य है। तो इसे भी आप लोग माइंड में रखिएगा। अब ये देखिए पूरे में देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होगा 7 बहन यानी 7 जो सिस्टर का जो कंसेप्ट था, किसके द्वारा दिया गया? ज्योति बासु के द्वारा दिया गया। ठीक है, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। अब देखिए सबसे पहले याद रखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, फिर त्रिपुरा, मेघालय और असम, यानी कि ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ANMM का आधार रखिए, और सबसे यह यानी कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में असम आती है। अब ये असम के नीचे यानी कि मेघालय आती है, और मेघालय और मिजोरम के बीच में त्रिपुरा आती है। तो आप लोग ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिएगा दोस्तों क्या लिख रहा है, देखिए मेघालय पहले असम का हिस्सा था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के जिले से नया राज्य मेघालय बनाया गया। यानी कि अगर एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन आता है कि गारो, खासी, जयंतिया जिला कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग मेघालय मार सकते हैं। ठीक है, और ये जनजाति भी वहाँ की है। और मेघालय का स्थापना जो हुआ था वह 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये हमेशा इंपॉर्टेंस के तौर पे याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था, और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर शिलोंग है। इसमें जिलों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्रपति चुनाव में पहली महिला प्रत्याशी कौन थी? तो यह क्वेश्चन काफ़ी दमदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मनोहर होलकर थे। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में पहली महिला प्रत्याशी जो थी मनोहर होलकर थे। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा ना, आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिभा पाटिल। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत का 2007 से लेकर 2012 तक का भारत का पहला महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी थी। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा, प्रत्याशी की बात किया रहा। तो प्रत्याशी की अगर बात किया था ना, तो मनोहर होलकर थे।
ठीक है, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को माइंड कर दीजिएगा। अब चलिए मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, मनोहर होलकर 1967 में चौथे राष्ट्रपति चुनाव में एक महिला मनोहर होलकर ने पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। यानी कि कब याद किया दोस्तों? 1967 में। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहा, लेकिन 8 उम्मीदवारों में उन्हें एक भी मत नहीं मिला। तब डॉक्टर जाकिर होने से भारत के पहले मुस्लिम और तीसरे राष्ट्रपति बने। यानी कि यहाँ से आप लोग को दो क्वेश्चन आया, भारत का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके साथ साथ पहला प्रेसिडेंट जो आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही उसका मृत्यु हुआ, तो वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, तो ये आप लोग ये याद रखिएगा 1967 के दरमियान। अगला, फुरकरन कौर। तो देखिए, दूसरी महिला उम्मीदवार फुरकरन कौर थी, जो 1969 में वीवी गिरी और 15 उम्मीदवारों के बीच 5वें स्थान पर रही थी। अब देखिए, कौर को 9 से 40 मत मिले और वीवी गिरी ने देश के चौथे राष्ट्रपति का चुनाव 40,000 यानी 4,15,1515 मतों से जीता था। देखिए, ये इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में दूसरे मुस्लिम एवं भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। याद रखिए, इंपॉर्टेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वाली क्वेश्चन है। और याद कीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद पहले एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किन राष्ट्रपति ने किया था, तो फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो कि 1974 में बने थे। और यह दूसरे मुस्लिम थे और उसके साथ साथ 5वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और इन्हीं के समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। याद रखिएगा, आपातकाल जो लगा था ना 1975 में, यानी 21 मंथ के लिए ना, तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ही लगा था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था 26 जून 1975 के दौरान। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए, कप्तान लक्ष्मी सहगल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, याद रखिएगा। 2002 में 4 वामपंथी दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय फॉरवर्ड पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कप्तान लक्ष्मी सहगल को नामित किया था। चारों मिलकर किया था। अब देखिए यहाँ किसके अगेंस्ट था, आप लोग नाम सुनिएगा तो काफ़ी चौंक जाइएगा। तो देखिए क्या लिख रहा, वह एपीजे अब्दुल कलाम की एकमात्र प्रतिद्वंदी थी। यानी कि जो लक्ष्मी सहगल थी ना, वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ आई थी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकती है। कप्तान लक्ष्मी सहगल थी। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को एक और नॉलेज दे देता हूँ, याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 2002 से लेकर 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और इनका जन्म जो हुआ था ना 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और 15 अक्टूबर को प्रत्येक साल विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली, इसलिए मैं आप लोग को जिक्र कर दे रहा हूँ, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, चलिए अब आगे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, जिन्होंने 2007 से 12 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी थे, जो कि आपका 2012 से 17 के बीच में कार्य किया है। और वर्तमान में जो चल रहे रामनाथ कोविंद वह 14वें हैं, जो कि 17 से 2022 के बीच के लिए हैं। ठीक है, आप लोग इसे भी माइंड में रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने 2004 से 2007 तक पूर्व में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। पोटासियम की खोज किसने किया? तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं, पोटासियम का संकेत होता है के और इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब मैं इसका देखिए पूरा निकालता हूँ, यानी कि के एक अच्छा में 2881 आ गया। तो इनसे आप साइंस के माध्यम से आप लोग यहाँ से आप लोग सीखें। सबसे पहले इसमें आवर्त निकालें, आप जानिए। तो आवर्त की संख्या अगर बात किया जाए तो निकाल सकते हैं आप लोग खुद। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसी के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी आवर्त नंबर हो गया 4, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीरियड। यानी कि पीरियोडिक टेबल में चौथे पीरियड में हमारे पोटासियम है। और अगर समूह की बात की जाए, यानी इंग्लिश में इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, तो निकाल सकते हैं। देखिए 1 है ना, तो 1 लास्ट में ले दीजिए। यानी कि पोटासियम आपका आवर्त सारणी में सबसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, जिसका प्रोटॉन संख्या भी यानी 19 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यह आवर्त संख्या 4 में उपस्थित है और समूह संख्या 1 में है। तो ये भी आप लोग इसे माइंड में रखिएगा। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग जो चीज़ पूछा गया था, पोटासियम की खोज किसने किया था। तो सिंपल वे में आप लोग इसका आंसर डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ, देखिएगा इसके बारे में।
देखिए ऑपरेशन के माध्यम से बताता है। तो पोटासियम की जो खोज किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने उन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया था। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था, लेकिन लेवाइजिए ने उसका नाम दिया था। और डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग माइंड में याद कर सकते हैं। 1 से 5 मीटर आप लोग है। तो देखिए पोटासियम, पोटासियम को पहली बार सर हम्फ्री डेवी द्वारा 1807 में पिघला हुआ कॉस्टिक पोटास, जिसे का सूत्र होता है KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, के इलेक्ट्रोलोसिस के माध्यम से अलग किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए पोटासियम, शुद्ध पोटासियम एक नर्म मुलायम धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब अब याद रखिए पोटासियम, सोडियम और लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, पोटासियम के अयस्क जो होते हैं याद रखिएगा KNO3 होते हैं, जिसे हम लोग साल्क पीटर भी कहते हैं। उसके साथ साथ कार्नालाइट होते हैं, जिसका सूत्र होता है KCl MgCl2, फिर हो जाएगा 6H2 होता है। तो ये याद कर सकते हैं आप लोग। यानी इसके दो आपके अयस्क मैंने प्रोवाइड किया, एक होते हैं साल्क पीटर और दूसरा होता है कार्नालाइट होते हैं। नाइट्रोजन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन का भी ऑपरेशन करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंस मैटर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर इसे मैं तोड़ता हूँ तो 2 और 5 के रूप में टूटा। अब देखिए इसका मैं आवर्त सबसे पहले निकालना बताया था आपको। तो आवर्त की बात की जाए तो देखिए मैं दूसरा इंक देखिए, पहला आवर्त हो गया ये और दूसरा आवर्त यानी कि आवर्त नंबर 2 हो गया। और अगर वर्ग की बात किया जाए तो आप लोग खुद बता सकते हैं। देखिए लास्ट में 5 है ना, अगर लास्ट में 1 या 2 रहता है तो वही लिखते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक होता है, बाई चांस यहाँ 5 है ना, तो 5 लिख देंगे, उसके पहले 1 लगा दें, यानी 15। यानी आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 15 और आवर्त 2 में नाइट्रोजन तत्व अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका खोज किया गया था 1772 में रसायन शास्त्री डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले परमाणु शब्द का भी प्रयोग किया था और परमाणु का भी खोज किया था। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 के सबसे हल्का तत्व है, जिसे अक्सर पिक्टोजेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नाइट्रोजन के बारे में। पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन जो है ना 78% अवेलेबल है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। अब ये याद रखिएगा ना, पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को वह लेते हैं ना, अगर वह लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, हमेशा वह नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह JPSC का क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी ऑपरेशन करने से पहले इसका मैं एटॉमिक नंबर निकालता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तोड़िए, 2 अच्छे टूटा ना दोस्तों। अब मैं इसका चाहता हूँ आप लोगों के सामने आवर्त निकालने। तो देखिए आवर्त निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल आप लोग को मैंने जो कंसेप्ट दिया, एक आवर्त बताया हूँ और एक वर्ग, तो दोनों का कंसेप्ट केवल आप लोग रखिए माइंड में। क्या मैंने बताया ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए वर्ग 1 1 2, यानी कि आवर्त संख्या तो 2 हो गया। वर्ग की बात किया, ये मोर देन 3 है ना, तो क्या करिए 6 से 6 लीजिए, केवल इसके पहले 1 लगा दीजिए, यानी कि वर्ग नंबर 16 और आवर्त नंबर 2 में अवेलेबल है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की खोज किया है जोसेफ प्रिस्टले ने, कब किया? 1774 में। ऑक्सीजन वायु का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 21% होती है। ठीक है, ये चीज़ थी। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वह ओजोन भी होते हैं, जिसका सूत्र होता है O3। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ओजोन जो दिवस है वह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ओजोन का जो खोज किया गया था ना, ओजोन की जो मोटाई जो मापा जाता है ना, डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ओजोन वायुमंडल में परावैंगनिक किरण के प्रभाव को कम कर देता है, यानी अल्ट्रावायलेट रे को कम कर देता है। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का भी मैं निकाल देता हूँ। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये तो सिंपल में 1 रहेगा। तो देखिए इसका आवर्त भी 1 होगा, वर्ग भी 1 होगा, तो ये तो सिंपल में आप लोग निकाल सकते थे। देखिए आवर्त भी 1 आ गया और वर्ग भी क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, और ब्लॉक बोलता तो S ब्लॉक में है ये। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए हाइड्रोजन का खोज जो किया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश, यानी कि 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। लेकिन इनका जो नामांकन है ना, वह लवाइजिए ने दिया था। खोज तो किया था हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन इसका नाम जो दिया ना, लवाइजिए ने दिया था। ठीक है,
अब देखिए, सबसे हल्की गैस है और इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स उसे कहते हैं ना जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब देखिए, इसका 3 आइसोटॉप्स है उसके बारे में जानिए। पहला होता है प्रोटियम और दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो देखिए, प्रोटियम में देखिए इसका कॉम्बिनेशन 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ड्यूटेरियम की बात की जाए तो यहाँ पे H तो रहेगा लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा, 2 होगा। और ट्राइटियम की बात किया ना तो H तो रहेगा यहाँ 1, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 3। अब मैं इसमें 2 कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। देखिए, ये जो होते हैं आपका ड्यूटेरियम, इससे हम लोग बोलते हैं, इसके ऑक्साइड को बोलते हैं भारी जल। तो भारी जल का एटॉमिक मास होता है 20। अब इसका खोज किया गया था यूरे के द्वारा, ये भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। भारी जल का खोज यूरे के द्वारा किया गया था जिसका एटॉमिक मास 20 होता है, ठीक है। और वह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। और बात करें ट्रीटियम, लास्ट वो होते हैं, ठीक है। तो ट्राइटियम जो होता है ना वह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ आप लोग जो है ना थोरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे कंसिक्यूटिव में जो होता है ना वह आपका होता है एजी के रूप में होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, सीसा के रूप में सीसा होता है, बल्कि सॉरी, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, यानी द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। आप लोग को समझ में अगर आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बोला भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया था। किसने अगर जारी किया गया की बात की जाए तो इसमें आंसर लिखिएगा हिंदू यूनानियों ने, ठीक है। लेकिन अगर वंश की बात किया था तो कुषाण वंश ने किया था। वंश की अगर बात किया था तो कुषाण वंश ने। लेकिन यहाँ पे बोला किसने किया था तो इसका आंसर रखिएगा हिंद यूनानी ने। अब चलिए इसका ऑपरेशन करता हूँ, देखिएगा, बस यही चीज़ है और क्या। और सबसे पहले जो यहाँ पे गुप्त वंश ने भी किए थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोमा से संबंधित एक बीमारी है। तो ग्लूकोमा एक ऐसा बीमारी जो हमारे आंखों से संबंधित होते हैं, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, आंखों से संबंधित होते हैं यानी कि आंख से। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए इसका ऑपरेशन किया हूँ। ग्लूकोमा, आँख एक अस्पष्ट तरल पदार्थ उत्पन्न करती है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच की जगह को भरती है। यह तरल पदार्थ का निकलता नेत्र गोलक के अंदर दबाव को निर्धारित करता है। ग्लूकोमा क्या होता है, देखिए, ग्लूकोमा एक बीमारी है जो आईओपी में वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, किसमें वृद्धि बोल रहा, आईओपी, जो आईओपी में वृद्धि के कारण आमतौर पर आंखों की तरल निकासी प्रणाली में खराब होने के कारण होती है। तो इसमें याद रखिएगा ना, ग्लूकोमा एक बीमारी जो आंखों से संबंधित है और इसमें आईओपी की मात्रा की बढ़ाई होने के कारण होती है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। लेटानोप्रोस्ट का उपयोग ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए किया था, ये याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए, मानव आँख, विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मानव आँख की मुख्य भाग कॉर्निया, आइरिस, पुतली, सिलेरी मांसपेशियाँ, आई, लेंस, रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका होती है। अगर बात किया था ना मानव में कौन सा लेंस लगाते थे, हम हमेशा याद रखिए उत्तर लेंस लगा होता है। और जो प्रतिबिंब जो बनता है ना वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है, वस्तु के छोटा बनता है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसे सीधा करने के लिए एक होते हैं द्वित तंत्रिका होते हैं जो कि हमें संवेगी तंत्रिका पास लगा तो वो हमें सीधा कर देती है। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले आँखों के सबसे जो पिछली जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, और ये आंतरिक पार्ट्स को बोलते हैं रेटिना, और बीच में जो पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं कोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं, एक को बोलते हैं छड़, एक को बोलते हैं शंकु। तो शंकु जो है ना इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोन, ये कलर को प्रदान करती है। और एक होता है छड़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रड, और ये जो है ना यानी कि प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करती है। ये इसका कंसेप्ट होता है, देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व के कारण किसी वस्तु को हम लोग सीधा देखते हैं। वैसे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ना वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो है ना इसे हम लोग सीधा कर देता है, ठीक है। इसे भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। और एक रड सेल होती है, कोन सेल होती है। कोन सेल का सिंबल होता है कोन की जैसा जो कि कलर प्रदान करता है, और रड सेल के रड जैसा होता है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रदान करता है। देखिए, मानव आँख, आँखों में जिस स्क्रीन पर छवि बनता है उसे रेटिना कहते हैं।
रेटिना आंखों के लेंस के पीछे एवं आंख के पश्च हिस्से में स्थित होता है। रेटिना एक नाजुक झिल्ली है जिसमें दो कोशिकाएं अर्थात शंकु और छड़ होते हैं। एक आंख की रेटिना सिर्फ कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करती है। छड़ प्रकाश की तीव्रता को निश्चित करता है, शंकु प्रकाश के विभिन्न रंगों को निश्चित करता है। मैं इससे पहले बता दिया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो ऑटो वन ने किया था। ऑटो वन ग्यूरिके ने तुम्हारा निर्वात वन पंप का खोज किया था। चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ। अब देखिए इसमें लिख रहा सर J.S. फ्लेमिंग रिचर्ड, देखिए इसका भी मैंने ऑपरेशन किया। देखिए सबसे पहले डायोड बल्ब है, तो डायोड बल्ब जो होता है ना उसका जो खोज किया था J.S. फ्लेमिंग ने किया है। डायोड बल्ब का खोज किसने किया दोस्तों? सर J.S. फ्लेमिंग ने किया। और मशीन गन की बात किया ना तो रिचर्ड गैटलिंग ने किया। गेट लगा के मशीन में गोल्ड कर दो, ठीक है। और मोटरसाइकिल की खोज जो है ना एडवर्ड बटलर ने किया। मोटरसाइकिल की अगर बात किया ना तो बटलर ने किया। और डायोड बल्ब की बात किया तो H.S. फ्लेमिंग ने किया। मशीन गन की तो गैटलिंग ने किया, ठीक है। और बात करें स्कूटर की तो ब्रेड ने किया था। इसे भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं पॉलिटिक्स में आता हूँ। भारतीय संविधान को लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया दोस्तों याद रखिएगा, लागू की यहाँ बोला ना तो लागू जो किया गया वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं ऑपरेशन पूरे करता हूँ, तो आप लोग पूरे बने रहिएगा अभी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू हुआ, तो भारतीय संविधान को जो लागू किया हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उस चीज़ को ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग पूरे बने रहिएगा। देखिए भारत का संविधान, इंडिया भारत के रूप में यानी इंडिया भारत के रूप में भी जाना जाता है, जो राज्यों का एक संघ है। तो यानी कि भाग नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 का पहला कंसेप्ट ये बोलता ना, भारत राज्यों का संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में सरकार के गणतंत्र रूप को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। अगर एडॉप्ट की बात किया जाए तो 26 नवंबर को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया, एडॉप्ट करवाया गया, ठीक है। लेकिन लागू की बात किया जाए ना तो 26 जनवरी 1950 को। अपनाने की बात किया था तो 1949 में, लेकिन लागू की बात किया तो 26 जनवरी 1950 को। अब बशर्ते ये क्वेश्चन आता है कि जब वहाँ बनकर जब तैयार हो गया था तो इसे लागू के लिए 26 जनवरी क्यों डेट रखा गया? तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भारत ने सबसे पहली बार 26 जनवरी को ही उन्होंने स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, स्वाधीनता दिवस। इसलिए 26 उसी देश को याद रखने के कारण यह 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए डेट से थोड़ा सा ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन याद रखिएगा भारत को 1908 यानी कि जून 1948 में स्वतंत्रता घोषित करने का दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इंग्लैंड का प्रस्ताव था जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता हुआ देगी, लेकिन माउंटबेटन योजना की बात की जाए या फिर जो भी है, महात्मा गांधी के सहयोग के कारण 1947 में भारत को आज़ाद मिल गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया। और 9 नवंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए दोस्तों 9 नवंबर 1946 को, याद रखिए कंसेप्ट है ये, फर्स्ट मीटिंग हुआ था, यानी संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 नवंबर 1946 को हुआ था। तो इसका अस्थायी अध्यक्ष जो था, अस्थायी अध्यक्ष ना वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर 11 तारीख को हुआ था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे देश रत्न भी कहते हैं। और 13 दिसंबर को, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये, 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में प्रस्तावना पास किया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जिसके द्वारा पास करवाया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। और 22 जनवरी 1947 को ये 50 को बल्कि लागू किया गया। तो ये चीज़ माइंड में आप लोग रखिएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है,
ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोला निम्नलिखित में किसने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है 2015 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को भी मिला है 2015, दोनों को एक साथ मिला था, ठीक है। अब भीमराव अम्बेडकर को भी मिला है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी को मिला है। और याद रखिएगा वर्तमान में अब तक भारत में कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें प्रथम जो मिला है ना वह मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और 2019 में 3 लोगों को मिला था, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नाना सिंह देशमुख और भूपेन हजारिका शामिल थे। और एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न मिलते हैं, और अब तक कुल 5 महिला को मिला है। कौन कौन था आप लोगों का मैं ट्रिक बताया था, याद है आप लोगों को? IMMLA, इसको भी याद कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था, फिर एम से हो गया, बताइए आप लोग। फिर ये एम थे सुबह लक्ष्मी थे, फिर लता मंगेशकर थे, और रुना आसफ अली थे। तो इन्हें मिला है, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। कुल 5 महिला को मिला है। और मरणोपरांत सबसे पहले जो मिला है लाल 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 बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था, ठीक है। आप लोग इसे माइंड में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा। और क्या इसमें कुछ नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, थैंक यू सो मच।